दोस्तों, आज मैं साउथ की बहुत ही बेहतरीन मूवी को लेकर आया हूं जिसका नाम है हर हियर। इस मूवी में हमें 5 स्टोरी को दिखाया गया है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इन 5 स्टोरी में हमें औरत की तकलीफ के बारे में दिखाया गया है, किस तरह औरतें हर दिन अलग अलग प्रॉब्लम का सामना करती हैं जिसे हम समझ ही नहीं पाते। इस मूवी के माध्यम से आप कुछ चीजों के बारे में जानकर आपको खुद भी बहुत बुरा लगेगा। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पहली कहानी में हम लोगों को एक घर को दिखाया जाता है जिसकी दीवार पर हम लोग कुछ चींटियों को देख पाते हैं। इसी घर में हम लोग नैना नाम की एक लड़की को देख पाते हैं। ये अपने जॉब की तैयारी के साथ साथ मोहल्ले के बच्चों को होम ट्यूशन देती रहती है और आज नैना का एक इंटरव्यू होता है। ये जल्दी से अपने कपड़े वगैरह को आयरन करने लगती है। इसी दौरान नैना की बॉयफ्रेंड नैना के पास कॉल करता है तो नैना अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है। इसी दौरान इसके घर की एक चींटी इसके साड़ी में चली जाती है। इस वाकया को नैना देख नहीं पाती। इसके बाद वो तैयार होकर बस स्टॉप पर जाने लगती है। तभी एक कचरे वाली आंटी नैना को देखकर इससे पूछने लगती है कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो बेटी। नैना यही कहती है कि आज मेरा इंटरव्यू है। आंटी कहती है कि तुम जल्दी से एक जॉब हासिल करके अपनी शादी कर लो। तुम्हारी माँ की भी यही ख्वाहिश थी, मगर वो तो इस दुनिया में रही नहीं। आजकल की सोसाइटी में एक अकेला लड़की सरवाइव नहीं कर पाएगी। एक लड़की को एक मर्द की सख्त जरूरत है बेटी। इसी से हम लोगों को मालूम पड़ता है कि नैना की इस दुनिया में कोई नहीं, नैना अकेली है। अकेली लड़की को देखकर दुनिया वाले अनाप शनाप बोलते रहते हैं, इसलिए तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। अब नैना जल्दबाजी में होने की वजह से आंटी को बोल देती है। हाँ, अब बस स्टॉप पर आने पर नैना काफी देर तक बस का इंतजार करती है, लेकिन एक बस भी यहां से गुजरती नहीं। इसी बस स्टॉप पर नैना यह ऑब्जर्व करती है कि यहां पर कुछ मर्द मुझे ही घूर रहे हैं। अब यह देखकर नैना थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगती है। उसी समय इस बस स्टॉप पर एक बस आती है। जब नैना इस बस के अंदर जाने वाली होती है तो एक लड़का जानबूझकर नैना को टच करने लगता है। कहने लगता है कि मैडम, आप जल्द से जल्द इस बस में चढ़िए ना। लेकिन नैना अब इस बस से नहीं जाती। वो बस यहां से चली जाती है। नैना इसी बस स्टॉप के एक कोने में जाकर अपनी साड़ी को हिलाने लगती है। इसे ऐसा लग रहा होता है कि मेरे साड़ी के अंदर कुछ है। बाद में दोबारा से बस का इंतजार करने लगती है, लेकिन बहुत देर तक एक भी बस नहीं आती। तो नैना बाद में एक ऑटो को रुकाकर उसी ऑटो में बैठ जाती है। उस ऑटो वाले शख्स को अपना एड्रेस बताकर जल्दी से उसे एड्रेस पर जाने के लिए बोलती है, लेकिन ये ऑटो वाला खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए सजने संवारने लगता है। उसी तरह वह अपने ऑटो का मिरर नैना की तरफ पलटकर उसे ही देखते रहता है। अब इस वाकया को देखकर नैना को काफी गुस्सा आती है, मगर वह इस ऑटो वाले को कुछ नहीं कहती। तभी फिर से नैना अनकंफर्टेबल होने लगती है। इसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि मेरे साड़ी के अंदर कुछ चुभ रहा है, जिस वजह से नैना उस ऑटो वाले को पब्लिक टॉयलेट के पास रुकने के लिए बोलकर उस टॉयलेट के अंदर जाने लगती है। लेकिन शायद अंदर कोई होता है। वह बहुत देर तक दरवाजा ही नहीं ओपन करता। अब बार बार दरवाजा खटखटाने पर अंदर से एक मर्द बाहर आता है और वो नैना को बहुत ही गुस्से वाली नजर से देख रहा होता है। अब नैना इस शख्स को कुछ न बोलकर पैदल ही दूसरे पब्लिक टॉयलेट जाने लगती है। अब नैना को ज्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से वह एक घर में जाकर उस शख्स से पूछने लगती है कि क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकती हूँ। वह शख्स पहले नैना को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर वह अपनी पत्नी को बुलाता है कि देखो, यहाँ पर कोई लड़की आई है। नैना इस औरत को भी यही कहती है कि क्या मैं आपका टॉयलेट 5 मिनट के लिए यूज कर सकती हूँ। वो औरत गुस्से में नैना को कहती है कि हम अनजान लोगों को घर के अंदर नहीं आने देते। पब्लिक टॉयलेट है ना, वहां पर जाकर यूज करो। नैना इस औरत से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, मगर यह औरत नैना की एक नहीं सुनती। अब नैना यहां से पैदल ही जाने लगती है। तभी नैना के पास वही ऑटो वाला शख्स आता है। कहता है कि अरे मैडम, आप अभी भी अपने एड्रेस पर नहीं गई। चलिए मैडम, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। अब नैना सोचने लगती है कि चलो ऑफिस पर जाकर वही देख लूंगी। लेकिन नैना की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा होने की वजह से वह इसी ऑटो में अपने साड़ी के अंदर हाथ लगाकर कुछ ढूंढने लगती हैं। अब यह सारी वाकया ऑटो वाला शख्स अपने मिरर के जरिए देख रहा होता है। नैना बहुत ही मुश्किल से अपनी साड़ी के अंदर से उस चींटी को बाहर निकालती है। तब जाकर नैना थोड़ा रिलैक्स होती है। थोड़ी देर के बाद नैना अपने एड्रेस पर पहुंचती है तो वह ऑटो से उतरकर उस ऑटो वाले को पैसे देने लगती है। अभी भी ये ऑटो वाला शख्स नैना को ऊपर से नीचे तक ही देख रहा होता है। तभी नैना की नजर इस ऑटो वाले के लुंगी पर जाती है जो ऊपर होता है, मतलब कि इसकी टांगे नजर आ रही होती है। अब इसे देखकर नैना को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। वह गुस्से भरे नजरों से इसे देखने लगती है। अब इस गुस्से वाले नजरों को देखकर वह ऑटो वाला शख्स अपनी लुंगी नीचे करता है। इसका मतलब यह है कि पब्लिक प्लेस में मर्द
किसी भी स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन लड़कियां किसी चीज से अनकंफर्टेबल फील होने लगती हैं तो सारे लोग उसी लड़की को देखने लगते हैं। अब इसी कॉन्फिडेंस के साथ नैना यहां से जाने लगती है, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर। इसी मैसेज के साथ ये पहली कहानी यहां पर खत्म होती है। अगली कहानी है अंजलि नाम की लड़की की। वह रोजाना अपने YouTube चैनल पर ब्लॉग अपलोड करती रहती है, मगर उसके व्यूज अच्छे खासे नहीं आ रहे होते, बिल्कुल मेरे वीडियो की तरह। ये बात वह अपने वीडियो एडिटर अंकित को बताती है। उसे कहती हैं कि तुम ब्लॉग वीडियो को थोड़ा अच्छे से एडिट करो। इस समय वह अपने घर में काम करने वाली औरत को देखती हैं। वह अंकित को अपने साथ लेकर उस औरत के पास जाती है। उसके हाथ से झाड़ू लेकर खुद ही अपने घर की साफ सफाई करने लगती है। इस वाक्य को देखकर आपको लग रहा होगा कि अंजलि तो बहुत दयालु है, तो मैं आपको बता दूं कि अंजलि ऐसा इसलिए कर रही है ताकि इस वाक्य को अंकित कैमरे में रिकॉर्ड कर सके और इस वीडियो को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करके अपनी व्यूज बढ़ा सके। अब अंकित की बात करें तो वह बहुत लंबे समय से अंजलि के लिए ब्लॉग की वीडियो एडिट कर रहा है, लेकिन उसे एक मूवी एडिट करनी थी। इसी दौरान उसके पास एक मूवी एडिट करने का ऑफर भी आता है, लेकिन इसके लिए उसे अंजलि की जॉब को छोड़ना पड़ेगा, वही ब्लॉग एडिट वाली। अंकित सीधा अंजलि के पास जाता है और उसे कहता है कि देखो, मेरे पास मूवी एडिट करने का ऑफर आया है, मैं कुछ समय के लिए तुम्हारी इस ब्लॉग को एडिट वाली जॉब को छोड़ना चाहता हूँ। अब यह सारी बातें सुनकर अंजलि अंकित को पुराने दिन याद दिलाने लगती है कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब मैंने तुम्हें जॉब दिया, अब तुम इसी जॉब को लात मारकर जा रहे हो। वह कहती है कि मैं सोच रही हूं कि मेरे लेटेस्ट मूवी का एडिटर मैं तुम्हें बना लूं, अब तो तुम इस जॉब को छोड़कर नहीं ना जाओगे। ये सुनकर अंकित बहुत खुश होता है। अब अंकित जॉब छोड़ने का आइडिया कैंसिल करता है और उसे जो मूवी एडिट करने का ऑफर आया था वह उसे रिजेक्ट कर देता है। कुछ देर के बाद मूवी के एक्टर और प्रोड्यूसर अंजलि से मिलने आते हैं, वही मूवी जिसे अंजलि इस वक्त डायरेक्ट कर रही है। ये लोग अंजलि को कहते हैं कि तुम्हारा जो ब्लॉग एडिटर है उसे हम मूवी का एडिटर बना देते हैं, लेकिन इस बात से अंजलि मना कर देती है और कहती है कि वह बस YouTube वीडियो एडिटर है, उसे इतना बड़ा काम नहीं देना चाहिए। उस वक्त अंकित भी वही थोड़ी दूरी पर होता है। यह सारी वाक्य सुनने के बाद अंकित को अंदर से रोना आ जाता है कि मैं जिस काम के लिए इतने सालों से मेहनत की अब वह भी मेरे हाथ से चला गया, क्योंकि मुझे उस मूवी एडिट काम को नहीं रिजेक्ट करना चाहिए था। अंकित बहुत ही ज्यादा अफसोस करके दुखी हो जाता है कि मैं जिसके लिए इतने सालों से काम की वही मेरी कैरियर चौपट कर दी। उसी दिन अंजलि को ज्वेलरी शॉप की ओपनिंग पर जाना था। कुछ देर के बाद वह शॉप की ओपनिंग पर चली जाती है, लेकिन जब यहाँ अंजलि आती है तो वह पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि शॉप के बाहर से अंजलि की फोटो को हटाई जा रही होती है, जिसे चीफ गेस्ट के तौर पर लगाई गई थी। साथ ही शॉप की ओपन सेरेमनी अंजलि के आए बिना ही खत्म हो गई थी। इसके बाद शॉप का ओनर अंजलि के पास आकर उसे एक वीडियो दिखाता है। उसे कहते हैं कि इस वीडियो की वजह से हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते। अंजलि उस वीडियो को देखती हैं, जो कि उसी के YouTube ब्लॉग वीडियो होती है। इस वीडियो को आज ही अपलोड किया गया था, जिसे अंकित ने अपलोड किया था, क्योंकि अंजलि के YouTube चैनल का एक्सेस अंकित के पास भी था। इस वीडियो को अंकित बाकी सारी वीडियो से बिल्कुल अलग एडिट किया था। इस वीडियो के अंदर अंकित इस वाकया को रिकॉर्ड किया होती है कि जब अंजलि वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है और जब सही से सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं हुए तब अंजलि काफी ज्यादा गुस्से में डांटने लगती है। वही सारी वाकया इस वीडियो में होता है। उसके हर दिन के अपलोड किए गए वीडियो से बिल्कुल यह अलग वीडियो था। अब इससे अंजलि की हकीकत सारी लोगों के सामने आ गई। अंकित ने यह वीडियो इस वजह से अपलोड की क्योंकि उसके हाथों से मूवी एडिट का काम अंजलि ने छीन ली। इस वीडियो को देखकर अंजलि काफी ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन वह ध्यान देती है इस वीडियो के एडिटिंग स्टाइल पर। नॉर्मल वीडियो के मुताबिक इस वीडियो में काफी अच्छे एनिमेशन होते हैं। भले ही उसने इस वीडियो को गुस्से में एडिट किया था, मगर उसने इस वीडियो के अंदर अपने सारे एडिटिंग स्टाइल को दिखा दिया। इस वजह से अंजलि अपने माइंडसेट को बदलती है और अंकित के पास कॉल करती है और अपने लेटेस्ट मूवी में अंकित को एडिटिंग का जॉब दे देती है। और इसके साथ ही यह दूसरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब अगली कहानी में हम लोगों को दो बुजुर्ग कपल को दिखाया जाता है, शांता और उसका हस्बैंड विजय कुमार को। इतनी उम्र होने के बाद भी यह दोनों बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होते हैं। विजय कुमार को कुछ भी चीज की जरूरत होती है तो वह बस शांता को ही आवाज देते हैं कि शांता टाइम कितना हुआ, तुम चाय लाकर दो, शांता न्यूज़पेपर लाकर दो, नाश्ता रेडी करो। इस तरह से विजय कुमार हर वक्त शांता को ही नाम जपते रहता है। और उसी तरह आज इन दोनों का मैरिज एनिवर्सरी होता है। दोनों के बच्चे फॉरेन कंट्री में रहते हैं। अभी तक इनको कॉल नहीं किया। इसके बाद विजय कुमार नया फोन दिलवाने के लिए शांता को एक शॉप पर जाता है।
यहाँ पर एक फोन खरीदने पर एलेक्सा फ्री का ऑफर होता है। विजय कुमार उस शख्स से पूछने लगता है कि एलेक्सा क्या है, तो वह शख्स विजय कुमार को एलेक्सा के बारे में समझाता है। घर आने पर विजय कुमार अपने पड़ोसी को एलेक्सा को दिखाकर उसके बारे में बताने लगता है, तो वह शख्स एलेक्सा को अच्छे से सेट कर देता है। अब बाद में एलेक्सा की हरकतें को देखकर विजय कुमार पूरी तरह शॉक्ड में रह जाता है। हर वक्त एलेक्सा को अपने पास रखकर इसी से बातचीत करने लगता है कि एलेक्सा टाइम कितना हुआ तुम बोलो, मेरे लिए एक अच्छा सा गाना गा दो, एक स्टोरी सुना दो। शांता जब खीर बना रही होती है तो विजय कुमार एलेक्सा को कहता है कि एक अच्छी सी खीर बनाने के तरीका मेरी पत्नी को सुना दो एलेक्सा। इस तरह से शांता विजय कुमार से दूर हो जाती है एलेक्सा आने की वजह से। एक दिन विजय कुमार एक टेंपल पर जाने लगता है तो शांता कहती है वो मैं तो भूल ही गई, रुकिए मैं 2 मिनट में रेडी हो जाती हूँ। विजय कुमार कहता है नहीं नहीं तुम घर में ही रहो, वैसे भी एलेक्सा है ना मेरे पास टाइम पास के लिए। इस तरह से वह जाने लगता है। अब विजय कुमार घर में न होने की वजह से शांता बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगती है। अगले दिन विजय कुमार वापस अपने घर आता है। शांता पूछने लगती है कि कैसा रहा आपका सफर। विजय कुमार कहता है कैसे बताऊं मैं तुम्हें, उस जगह पर ना वाईफाई है और नहीं नेटवर्क, और ऊपर से उस एलेक्सा की चार्जिंग खत्म। तुम्हारे बिना मैं वहां पर बहुत बोर फील हुआ, तुम जल्दी से एलेक्सा को चार्जिंग पर रख दो। यहां पर शांता एक कांड कर देती है। वह विजय कुमार के पास आकर कहती वो एलेक्सा तो आपके बैग में है ही नहीं। विजय कुमार कहता है उसे तो मैंने अपने ही बैग में रखा था। विजय कुमार जब अपने बैग को चेक करता है तो एलेक्सा नहीं होती। सोचने लगता है कि आखिर मैं एलेक्सा को कहां रख दिया। तभी यहां से 2 कचरे वाली गुजरते समय शांता से हाल चाल पूछने लगती है। अब यह देखकर विजय कुमार को समझ आ जाता है कि शांता ने उस एलेक्सा को कचरे में फेंक दिया। वह समझ जाता है कि शांता मुझे कितना मिस कर रही थी, और विजय कुमार अपनी गलती पर अफसोस करने लगता है कि एक छोटी सी डिवाइस आने की वजह से मैं अपनी पत्नी को भूल गया। इस तरह से वह अपनी वाइफ को सॉरी बोलकर हक करने लगता है। बाद में दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट पर जाते हैं। ये दोनों कुछ ऑर्डर करने ही वाले होते हैं। तभी इस रेस्टोरेंट पर एक लड़की आती है, और वह भी बहुत ही घबराई सी, और बाइक की चाबी मांगने लगती हैं। लेकिन यह दोनों उस लड़की को इग्नोर कर देते हैं। इस कहानी का मैसेज ये है कि इंसान डिवाइसेस आने की वजह से रिलेशनशिप को भूल गया है। रिलेशनशिप में अब वो इमोशन ही नहीं रहे। अब इसके बाद चौथी कहानी स्टार्ट होती है। इस कहानी में हमें अभी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही गंभीर सोच में डूबी होती है। यहाँ बात यह है कि जब अभी कॉलेज के टाइम पढ़ाई कर रही थी तो उस समय एक लड़का अभी से बहुत प्यार करने लगा था। 1-2 साल गुजरने के बाद वो लड़का अभी को प्रपोज किया। अभी भी उसकी नेचर को देखकर एक्सेप्ट कर ली। कुछ दिन गुजरने के बाद अभी का बॉयफ्रेंड पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाने लगा। लेकिन यह बात अभी को पसंद नहीं कि वह अमेरिका जाकर पढ़ाई करें, यहीं पर रहकर हम दोनों छोटी मोटी जॉब कर लेंगे। लेकिन अभी का बॉयफ्रेंड का यही सपना होता है कि वह अमेरिका जाकर पढ़ाई करें, वही जॉब ले। अभी से कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही वापस चलाऊंगा। अब इस तरह से 3 साल गुजरने के बाद अभी का बॉयफ्रेंड वापस इंडिया आता है, और उसी तरह अभी के घर वाले और इसके बॉयफ्रेंड के घर वाले इन दोनों की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उनकी शादी भी फिक्स हो जाती है। एक दिन अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैफे पर जाते हैं। इन दोनों की रिलेशनशिप में अभी का बॉयफ्रेंड का ही चलता है, मतलब कि अभी का बॉयफ्रेंड जो कहेगी वह पत्थर का लकीर है। अभी जो कुछ भी करना चाहती है इसके लिए उसे अपने बॉयफ्रेंड से परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी का बॉयफ्रेंड ये चाहता है कि मैं अभी से शादी करके इसे अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा। अभी जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही होती है तो वह अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, क्या तुम उसे पूरा करोगे? उसका बॉयफ्रेंड कहता है हाँ बताओ तो सही। अभी कहती है क्या हम दोनों फिजिकल हो सकते हैं? वैसे भी हम दोनों की शादी कुछ दिनों के बाद होने ही वाली है। शादी के बाद हम दोनों तो वही करेंगे ना। अब बॉयफ्रेंड भी अभी की बात मान जाता है। इसके लिए अभी के पास एक आइडिया होती है। वह कहती है कि हम दोनों प्री वेडिंग शूट के लिए तो जाने ही वाले हैं ना, तो प्री वेडिंग शूट होने के बाद हम दोनों ये ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद दोनों किसी लोकेशन पर प्री वेडिंग शूट के लिए जाते हैं। शूट खत्म होने के बाद वहीं पर एक रिसोर्ट में रहकर दोनों इंटीमेट होते हैं। अब यहाँ से वापस आने पर अभी बहुत ही गुमसुम सी रहने लगती है। अभी की गुमसुमी को देखकर उसके घर वाले उसे पूछने लगते हैं कि जब से तुम शूट के बाद घर आई हो तब से तुम गुमसुम सी बैठी हो। कुछ दिनों के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, क्या हुआ है तुम्हें? अभी अपनी माँ को कहती है कि मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी। अभी के घर वाले कहते हैं कि अरे तुम ही ने तो बोला उसे लड़के से शादी करने के लिए,
और अब उसी से शादी करने से मना कर रही हो। अभी अपनी मां को कहती है कि हम दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और उसी तरह प्री वेडिंग में हम दोनों इंटीमेट हुए। मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अब ये बातें सुनने के बाद इसके घर वाले शॉक्ड में रह जाते हैं, लेकिन अभी का फादर अभी की फीलिंग को समझकर इसे कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। दरअसल उस रात अभी का बॉयफ्रेंड 4 मिनट ही टिक पाता है, इसीलिए अभी ने सोच ली कि मैं लाइफ टाइम इसके साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी, जो मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं करता। इसके बाद 5वीं स्टोरी स्टार्ट होती है, जहां पर हम लोगों को रुचि नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। फिलहाल रुचि जॉगिंग करते हुए अपने अपार्टमेंट के पास जाने लगती है। इतने बड़े फ्लैट में रुचि अकेले रहती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके कहती है कि आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्लाइंट के सामने मेरा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो हम दोनों अमेरिका जा सकते हैं। अगर हम दोनों यहीं रहेंगे तो हमारे घर वाले हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अमेरिका जाएंगे तो हम दोनों को रोकने वाला वहां कोई नहीं रहेगा। वहां हम अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकते हैं। लेकिन शायद रुचि की बॉयफ्रेंड को अमेरिका आना पसंद नहीं होता। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस होने लगती है। रुचि गुस्से में आने की वजह से वह अपना फोन कट कर देती है। थोड़ी देर के बाद जब रुचि की घर की घंटी बजती है, जब यह दरवाजा खुलती है तो इसके घर में एक शख्स आता है। यह शख्स कोई और नहीं, रुचि का छोटा भाई होता है। घर में बिरयानी बनी होती है, वही बिरयानी रुचि को लाकर देता है। कहता है कि अरे दीदी, तुम कब तक शादी नहीं करोगी? घर वाले, मेरे फ्रेंड्स तुम्हारे ही शादी के बारे में पूछते रहते हैं कि कब तुम्हारी बहन की शादी है। रुचि कहती है कि मैं इसी बात से परेशान होकर यहाँ आई। मुझे मालूम है कि मॉम डैड ने तुम्हें मेरे पास भेजा शादी की बात करने के लिए। इस तरह से वह अपने भाई को डांटकर यहाँ से भेज देती है। बाद में रुचि तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए जाने लगती है। तभी इसे लिफ्ट में अपने घर की काम वाली बाई नजर आती है। इसे गुस्से से डांटने लगती है कि अगर तुम इतना लेट आओगी तो काम कब करोगी? हर रोज तुम लेट ही आती हो, आज आने की कोई जरूरत नहीं, शाम को ही चली आना। तभी इस लिफ्ट के पास 2 बुजुर्ग आते हैं। वो रुचि को कहते हैं कि बेटा, हम दोनों गांव जा रहे हैं, क्या तुम हमें रेलवे स्टेशन के पास ड्रॉप कर दोगी? रुचि कहती है कि नहीं अंकल, मुझे ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, सॉरी, आप कैब बुला लो। इस तरह से रुचि यहां से चली जाती है। वह अपने गाड़ी में जाती है, मगर इसके कार स्टार्ट ही नहीं हो रहे होते। लेकिन थोड़ी देर के बाद इसकी कार स्टार्ट हो जाती है। अब जल्दी से रुचि अपने ऑफिस पहुंचती है। जब प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो रही होती है तो इसे एक बात याद आती है कि मैं घर में कुछ भूल आई। उसी वक्त दूसरा क्लाइंट आने की वजह से रुचि अपना प्रेजेंटेशन देने लगती है, लेकिन उसी वजह से वह अपना प्रेजेंटेशन अच्छे ढंग से दे नहीं पाती। बीच में ही अपने केबिन से बाहर आकर अपने काम वाली बाई के पास कॉल करके पूछने लगती है कि तुम कहां पर हो? अभी ये काम वाली बाई झूठ बोलती है कि मैडम, आप ही ने बोला था कि शाम को आने के लिए, इसलिए मैं वहां चली आई। बाद में रुचि उस बुजुर्ग कपल के पास में कॉल करती हैं, मगर ये रुचि का कॉल ही नहीं उठाते। इनको तो उसने लिफ्ट ही नहीं दिया। अब इसी घबराहट में रुचि अपने ऑफिस से बाहर आती है। तभी स्कूटी वाली एक लड़की इसे ठोक देती है। ये स्कूटी वाली लड़की कोई और नहीं अभी होती है। अभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचकर ड्राइविंग कर रही होती है, इसलिए वह रुचि को ठोकती। अब रुचि इसे इग्नोर कर अपनी कार लेकर घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में ही इसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तभी कुछ ऑटो वालों को रुकाने लगती है। इसी दौरान वो ऑटो वाला शख्स रुचि के पास आता है, जो नैना के पास आया था। अभी भी इसने अपनी आदत नहीं बदली होती है। ये रुचि को देखकर सजने संवारने लगता है। इस ऑटो वाले की हरकतों को देखकर रुचि इसे डांटने लगती है कि क्या तुमने कभी लड़की नहीं देखी? अब इस ऑटो वाले को गुस्सा आता है। वह डीजल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर जाता है, मगर यहां बहुत बड़ी लाइन लगी होती है। नहीं, अब रुचि इस ऑटो वाले को छोड़कर दौड़ते दौड़ते अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है। तभी रुचि को रास्ते के दौरान एक छोटा सा कैफे नजर आती है। रुचि इस कैफे के ऑनर के पास जाकर बाइक की चाबी मांगने लगती हैं, और इसी कैफे में हम लोग शांता और विजय कुमार को बैठे हुए देख पाते। कैफे वाला शख्स कहता है कि अरे बेटा, मेरा गाड़ी पंचर है। अब रुचि अपने घर की तरफ जाने के लिए दौड़ने लगती है। दूसरी तरफ उस ऑटो वाले के पास एक लड़की आती है, जो नैना और रुचि से मिला था। इस बार भी वो ऑटो वाला अपना मिरर उस लड़की की तरफ घुमाने लगता है, लेकिन तभी इसे नैना और रुचि की गालियां याद आती है। ये अपना मिरर उल्टा घुमा देता है कि नहीं, आज के बाद मैं किसी भी लड़की को नहीं देखूंगा। इधर रुचि अपने फ्लैट में आकर जल्दी से किचन में जाकर गैस चेक करती है। दरअसल इसने ऑफिस में जाने से पहले अपने गैस पर कुछ रखा था और ये इस चीज को भूल गई। रुचि देखती है कि गैस तो ऑन ऑफ है। सोचने लगती है कि मैंने तो गैस ऑन ऑफ नहीं किया, तो किसने किया?
तभी रुचि के पास नैना आती है। यहीं पर हम लोगों को मालूम पड़ता है कि नैना और रुचि दोनों रिलेशनशिप में हैं। नैना अपने इंटरव्यू में पास होकर रुचि के घर आती है तो देखती है कि गैस ऑन है, तो ये गैस ऑफ करती है। इन दोनों के बीच यही बातें हो रही थीं कि अगर रुचि का प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो यह दोनों अमेरिका चले जाएंगे। नैना इसके साथ आएगी, लेकिन नैना यही रहना चाहती है। रुचि भी इसे हक करके कहने लगती है कि हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे, हम दोनों यहीं रहेंगे, चाहे ये सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करें या ना करें। शायद ये दोनों कांड करने वाले होते हैं, इसीलिए नैना कैमरे को पलट देती है और इस दीवार के पास हम चींटियों को देखते हैं। मतलब कि मूवी जहां से शुरू हुई वहीं खत्म होती है। इस तरह से ये 5वीं कहानियां यहां पर समाप्त होती हैं। सो गाइस, आपको यह मूवी और हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।